क्या फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जाकर के पोल्यूशन, वो लास्ट चैप्टर होगा हमारा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सक्सेशन क्या होता है। इकोलॉजी, देखो, तो कोई बता सकता है व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, या सक्सेशन क्या चीज होती है? एनी वन ऑफ यू सक्सेशन ही बता दो यार मुझे, क्या होता है? हिस्ट्री में तो पढ़ा होगा सक्सेशन, क्या हुआ? एक दिन डालिए इकोलॉजिकल सक्सेस। तो किसी टाइम पीरियड के बाद की बात है? नहीं, मतलब अपने हिस्ट्री का सक्सेशन। हाँ वही तो, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन एक टर्म है जो हम हिस्ट्री में भी बहुत फ्रिक्वेंटली पढ़ते हैं। हमने पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा? यस सर, पढ़ा है। मतलब जैसे कि एक किंग है, उसके आगे सक्सेसर्स आ जाते हैं जो उसके जगह पे रिप्लेस होता राइट जाता है। राइट राइट राइट। तो सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकार हिंदी में, है ना? सो हु इज गोइंग टू सक्सीड, राइट? तो दो तरह से सक्सेशन होता है। तो नॉर्मल सक्सेशन ये कहता है कि एक आदमी गद्दी से उतरेगा और वो जिसके और जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा वो अगला सक्सेसर बनेगा, है ना, उत्तराधिकारी बनेगा। दूसरा सक्सेशन क्या होता है? बायोलॉजी ये कहती है, ठीक है, कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। लाइफ में भी तो यही होता है कि सक्सेशन वो करता है जो आदमी, है ना, सक्सीड कौन करता है? सक्सीड वो आदमी करता है जो ज्यादा एलिजिबल होता है। वही तो हुआ है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है। सो सक्सेशन में, फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, तो सक्सेशन में जो ज्यादा पावरफुल होगा और जो ज्यादा एफिशिएंट होगा वो सक्सीड करेगा, ठीक है? तो शाहजहां के 4 बेटे थे कि नहीं थे? थे ना? औरंगजेब, दारा, जी सर। और कौन सक्सेसर कौन बना? औरंगजेब। औरंगजेब। क्यों? क्योंकि वो उसने सबसे, अपने तीनों भाइयों को मरवा दिया था। लेकिन वो सबसे योग्य आदमी था। यस मतलब यस सर, वो सबसे योग्य था। लाइफ इज ब्रूटल, सक्सेसर्स आर ब्रूटल। यू विल गेट द थॉर्न और यू विल गेट द सक्सेस एट द कॉस्ट ऑफ अदर। तुम नीट के एग्जाम में किसी एक आदमी को उसकी गद्दी से हटा दोगे तब तुम्हें मिलेगा। वी आर नॉट ब्रूटल, लाइफ इज ब्रूटल। तो सक्सेशन हमेशा सक्सीड कौन करते हैं? उनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो कौन था? दारा था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी। लेकिन यस। सबसे इफिशिएंट जो आदमी था वो औरंगजेब, तो उसने सबको सक्सीड कर। इन द सेम वे सक्सेशन में क्या होता है? एक आदमी आता है और दूसरे, इसी तरह से इकोलॉजी में भी होता है कि एक स्पीसीज आई। तो आप समझिए, जुरासिक टाइम पीरियड था, दैट वाज कॉल्ड द गोल्डन एरा ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ने पूरी जमीन पे राज किया। बड़े बड़े जिम्नोस्पर्म के ट्रीज, है ना, और उनके बीच में रहने वाले जायंट लिजार्ड, डायनासोर्स, ठीक है। सक्सेसर, 2 सक्सेसर पैदा हुए, एक मैमल्स और दूसरे कौन पैदा हुए? एंजियोस्पर्म्स। मैमल्स में कैपेबिलिटी दी शार्प ब्रेन, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, कैपेबल टू अडॉप्ट एनी टाइप ऑफ द कंडीशन, राइट? तो हर तरह से वो इफिशिएंट, वो उन जायंट रेप्टाइल से ज्यादा इफिशिएंट थे। तो उन्होंने क्या किया? मैमल्स को सक्सीड कर दिया। मैमल चले गए, और सॉरी, रेप्टाइल्स को सक्सीड कर दिया, डायनासोर्स खत्म हो गए और मैमल्स पूरे अर्थ पे राज कर। यही हुआ प्लांट में। एंजियोस्पर्म्स, उनकी रूट इतनी पावरफुल थी कि आप देखिए 2 फीट का विल्विस्चिया प्लांट और 265 फीट की उसकी जड़, जो सहारा के डिजर्ट से भी पानी को निकाल लेने की कैपेबिलिटी रखती, ठीक है, राइट? यस। ये इनकी एफिशिएंसी है। तो एंजियोस्पर्म्स आए, उन्होंने बहुत स्पीड से रिप्रोड्यूस किया, बहुत स्पीड से अपने आप को थ्राइव किया, और उन्होंने जिम्नोस्पर्म को सक्सीड कर दिया।
आज जिम्नोस्पर्म कहीं कहीं पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन, राइट। अब समझो, तो सक्सेशन में कौन आया, सबसे पहले कौन आया, एल्गी। एल्गी को उनको सक्सीड किया उनसे ज्यादा एफिशिएंट लोगों ने, कौन थे, ब्रायो। ब्रायो को उससे ज्यादा एफिशिएंट ने टेरिडो, टेरिडो को उससे ज्यादा एफिशिएंट ने जिम्नो, और जिम्नो को उससे ज्यादा एफिशिएंट ने एंजियो। दिस इज अ सीरीज ऑफ सक्सेस, राइट। समझ गए कि नहीं गए, क्या बात Yes. समझ में आई। एक और बात, Yes, sir. इस सीक्वेंस में ये जो बीच बीच में जो किरदार आ रहे हैं, है ना, जो रोल अपना अपना प्ले कर रहे हैं, इनको सीयर कहा जाता है। इकोलॉजी के लैंग्वेज में इनको क्या बोलते हैं, इस सीक्वेंस को हमने सक्सेशन कहा, और इनको क्या बोलते हैं, सीयर कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया। Yes, sir. अब सक्सेशन दो तरह से, सक्सेशन एक तो होता है प्राइमरी सक्सेशन, अब प्राइमरी सक्सेशन आज की डेट पे कहां हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता चलूंगा, जहां नहीं समझ में आए मेरे को बताना, बस इतनी कहानी समझ में आ गई तो पूरा आइडिया हो जाएगा। लेह लद्दाख में हो सकता है सक्सेस, प्राइमरी सक्सेस। क्यों भाई, क्योंकि वहां पे लाइफ नहीं है, वाइल्ड लाइफ नहीं है, वहां पे प्लांट नहीं है। ठीक है, लद्दाख में ऊपर वाले पार्ट में कोल्ड डिजर्ट है, प्लांट नहीं, होस्टाइल एनवायरमेंट। तो अब क्या होगा, सबसे पहले वहां पर जो रॉक्स होंगी उनमें बेयर एनवायरमेंट में छोटे छोटे लाइकेन आएंगे। लाइकेन क्या करेंगे कि रॉक्स में चिपक जाएंगे। लाइकेन अपने रूट से केमिकल रिलीज करेंगे, जिससे केमिकल रिएक्शन से रॉक ब्रेक होंगी। और क्या होगा, लाइकेन एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर को इकट्ठा करना शुरू करेंगे। साथ में फिजिकल वियर एंड टियर भी हो रहा है, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है, रात में बहुत ज्यादा सर्दी है, तो रॉक्स टूट रही हैं। इससे धीरे धीरे क्या होगा कि बड़ी बड़ी रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल में टूटने लगे। साथ में लाइकेन मरते रहेंगे और जमा होते रहेंगे, तो ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट होता है। लाइकेन्स के बाद अब फिर कौन आएगा, मॉसेस आ जाएंगे, है ना। तो सैकड़ों साल, हजारों साल के बाद मॉसेस, मॉसेस क्या करेंगे, वहां पे ग्रो करेंगे, और उनकी जड़ें थोड़ी सी और बड़ी होती हैं, तो वो और क्या करेंगे, और तेजी से ब्रेक करना शुरू करेंगे रॉक्स को, केमिकल रिएक्शन होगी, है ना। लाइकेन मरेंगे, मॉसेस मरेंगे, नए मॉसेस बनेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके क्या होगा, मिट्टी में दो चीजें बढ़ेंगी, एक तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता जाएगा, और दूसरा क्या बढ़ता जाएगा, मॉइस्चर बढ़ती जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। अब क्या होगा, इसके बाद कौन आएंगे, इसके बाद टेरिडोफाइट्स आ जाएंगे। टेरिडोफाइट्स क्या करेंगे, वो और बड़े बड़े ट्रीज बनेंगे, रॉक्स को ब्रेक करेंगे, वाटर को होल्ड करने का काम करेंगे, है ना। अब वो क्लाइमेट को चेंज करना शुरू कर देंगे, चारों तरफ टेरिडोफाइट आ जाएंगे, तो क्लाइमेट ट्रांसपिरेशन करेंगे, रूट से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, क्लाइमेट को चेंज करने लगेंगे, तो धीरे धीरे टेरिडोफाइट्स आ जाएंगे। टेरिडोफाइट आने के बाद धीरे धीरे वहां पे जिम्नोस्पर्म आ जाएंगे, चारों तरफ ग्रीनरी चेंज हो जाएगी, फिर से और ऑर्गेनिक मैटर ऐड होगा, ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा, एंजियोस्पर्म्स आ जाएंगे किसी जमाने, तो हजारों साल के बाद वहां पे एंजियोस्पर्म्स आ जाएंगे। ये इस पूरे सीक्वेंस को हमने सक्सेशन कहा, और इसमें बीच बीच में आने वाले टेरिडो, जिम्नो को हमने क्या क्या, सीयर कहा। तो यहां पर जहां पे लाइफ पहले नहीं थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी। अब दूसरी चीज क्या थी, कहीं पे पर्टिकुलर जगह पे किसी रॉकी एरिया में फॉरेस्ट थे, वहां पे लाइफ थी वहां पे, लेकिन क्या हुआ, वहां पे बहुत ज्यादा कैटास्ट्रॉफी हुई। ठीक है, कैटास्ट्रॉफी की वजह से लाइक ग्लेशियर फिसल गया, ग्लेशियर के फिसलने की वजह से पूरी वेजिटेशन वहां पे खत्म हुई, है ना। और वहां पर क्या हुआ, सैकड़ों साल के बाद फिर से वेजिटेशन आ गई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन वहां पे होता है जहां पर पहले लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, सेकेंडरी सक्सेशन वहां पे होता है जहां पे लाइफ पहले से एग्जिस्ट करती है। क्लियर है। Yes, sir. नोट करो, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इसको नोट करो। ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल, gradual and fairly predictable change in species composition, gradual and fairly predictable change in the species composition of given area, species composition of given area is called ecological success. So फिर से repeat कर दीजिए please. The gradual and fairly predictable change in
species composition, gradual and fairly change in species composition of given area is called ecological succession. Full stop. These changes lead to a final community. तो आखिरी में चेंज कहां रुका? एंजियोस्पर्म्स में. These changes leads to final community that is near to equilibrium, and called क्लाइमेक्स कम्युनिटी. समझ आया? तो जो सबसे आखिरी में आए, तो अर्थ में एनिमल में सबसे आखिरी में कौन आए? क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन है? मैमल्स. और प्लांट में कौन है क्लाइमेक्स कम्युनिटी? एंजियोस्पर्म्स. वेरी गुड, एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, चलो समझ में आने लगा आपको. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है द एंटायर सीक्वेंस. सीयर पूछा भी गया है, सीयर पूछा होगा क्वेश्चन नीट में. The entire sequence of communities that successively change in given area. The entire sequence of communities that successively change in a given area is called seer. नेक्स्ट पॉइंट, इसे बुलेट के फॉर्म में लिखते जाओ. द एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म ever existed. The area where no living organism ever existed, like bare rocks, is called primary succession. The area where no living organism ever existed, like bare rock, is called primary succession. Next point. If area lost all the living organism that existed, is called secondary succession. ठीक है. अब देखो, जो हमारे सिलेबस में सक्सेशन है वो दो तरह का है. सक्सेशन ऑफ प्लांट हमको पढ़, सक्सेशन ऑफ प्लांट. अब देखो, अगर ये सक्सेशन वाटर में होता है, सक्सेशन इन वाटर मतलब किसी लेक में होता है, किसी पॉन्ड में होता है, किसी ओशन में होता है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रार्क बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हाइड्रार्क सक्सेशन. ठीक है. अगर ये कहां पे होता है? अगर ये ड्राई एरिया में होता है, लाइक लेह लद्दाख, जैसे मैंने आपको बताया, लद्दाख, ले तो फिर भी वो है ड्राई एरिया, जास्कर वगैरह है ना, ड्राई एरिया. अगर ये ड्राई एरिया में होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे?
जीरार्क कहेंगे, तो जीरार्क सक्सेसर कहेंगे, जीरार्क सक्सेशन। सो हाइड्रार्क सक्सेशन एंड जीरार्क सक्सेशन, वाटर में और ड्राई एरिया। ठीक है, क्लियर, यहां तक का समझ में आ गया? यस सर। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हाइड्रार्क। अब देखो, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन करीब 3 से 4 बार, और ये क्वेश्चन मैंने एम्स में भी देखा है कि एम्फीबियस स्टेज किसको बोलते हैं हाइड्रार्क। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एम्फीबियन स्टेज किसको बोलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको जितने मैं एग्जांपल लिखवा दूं, है ना, वो एग्जांपल आप नोट कर लेना, मैं आपको सब समझा दूंगा, ध्यान समझना। तो जितने मैं आपको एग्जांपल बताऊं वो सब आप एग्जांपल नोट कर लेना। और ये इस तरह से, जैसे एम्फीबियन स्टेज किसको बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे हुए हैं, तो वो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, चलो, जीरार्क तो थोड़ा सा इजी है, हाइड्रार्क में थोड़ा ज्यादा याद करना पड़ेगा। तो पहले हेडिंग डालो आप, हाइड्रार्क। हाइड्रार्क, है ना, और इसी को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोसियर भी, इसी को बोलेंगे, एक ही बात, हाइड्रोसियर, हाइड्रार्क और हाइड्रोसियर। तो सबसे पहले क्या होता है, जब किसी वाटर में सक्सेशन होना स्टार्ट होता है ना, तो चलो मैं बता पहले हाइड्रार्क का आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, फिर मैं आपको, कि ऐसे आपको नहीं समझ आएगा। देखो, तो क्या होता है, जब किसी लेक में लाइफ आने वाली होती है, किसी पॉन्ड में लाइफ आने वाली, तो सबसे पहले क्या होता है कि छोटे छोटे ऐसे प्लांट डेवलप हो जाते हैं जो कि वाटर में तैरते रहते हैं, और बाकी कोई प्लांट जैसी चीज पूरे पॉन्ड में या पूरे लेक में नहीं होती है, उनको हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन में ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं, कुछ ग्रीन एल्गी आ जाते हैं, लेकिन वो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, मेनली वो एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, वो फ्लोट करते रहते हैं, और सैकड़ों साल तक वो बहुत ज्यादा तेज से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी जो डेड मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, वो ऐड होता है। ऐड होने के बाद फिर क्या होता है, तो जब ऐड हो जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल, तो पहली स्टेज हो गई फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे सैकड़ों साल बाद कुछ ऐसे प्लांट, हजारों साल बाद ऐसे प्लांट बनते हैं जो प्लांट वाटर के अंदर ही, जिनका पूरी बॉडी वाटर में सबमर्ज कंडीशन में पाई जाती है, उनको हम सबमर्ज प्लांट बोलते हैं। तो ये रूटेड सबमर्ज प्लांट एक्चुअली कहलाते हैं। तो ये रूटेड होते हैं, ये रूटेड सबमर्ज प्लांट पाए जाते हैं। तो ये रूटेड सबमर्ज प्लांट एक लंबे समय तक रहते हैं, और ये भी धीरे धीरे क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाली सॉइल वाला एरिया है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते रहते हैं, और इनके मरने से और डिकम्पोज होने से मिनरल का अमाउंट और ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट लेक में बढ़ने लगता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, इसके बाद आता है रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। रूटेड फ्लोटिंग स्टेज में क्या होता है, ऐसे प्लांट आते हैं जिनकी रूट तो नीचे की तरफ होती हैं, लेकिन उनका जो लीफ वाला पार्ट होता है वो बाहर की तरफ एक्सपोज होता है, कहां, वाटर की सरफेस पे होता है। इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन करते हैं, और ट्रांसपिरेशन करके वाटर को इवेपोरेट करना शुरू कर देते हैं। लंबे समय के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वाटर का लेवल कम होने लगता है, और नीचे सॉइल का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल हजारों साल के बाद धीरे धीरे ऐड होता जाता है। इसको हम एजिंग ऑफ लेक भी कहते हैं, है ना। तो धीरे धीरे लेक में नीचे वाली जो सरफेस होती है उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है, मतलब सॉइल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, काफी हद तक सॉइल का जो वाटर होता है, वाटर का लेवल गिर चुका होता है लेक का। वाटर का लेवल गिरने के बाद अब क्या होता है, अगली स्टेज आती है रीड स्वैम्प स्टेज। इनका आधा हिस्सा पानी में होता है और आधा हिस्सा पानी के बाहर होता है। नीचे की तरफ इनमें कुछ ट्यूबर्स पाए जाते हैं, जिससे कि ये और ज्यादा सॉइल को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड करते हैं। अपर पार्ट जो होता है बड़ी बड़ी लीफ से मिलकर के बना होता है, ये बहुत तेजी से ट्रांसपिरेशन करते हैं, जिससे कि क्या होता है, लेक का पानी और तेजी से सूखना शुरू हो जाता है। रीड स्वैम्प स्टेज आ जाने के बाद अब क्या होता है, सेज मेडो स्टेज आती है। सेज मेडो स्टेज में क्या होता है कि अब यहाँ पे दलदल हो चुका होता है, बीच में सिर्फ पानी बचता है और चारों तरफ किनारे किनारे दलदल हो चुका होता है। सेज मेडो स्टेज में ऐसे प्लांट होते हैं, वो प्लांट चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, बहुत ज्यादा तेज से ट्रांसपिरेशन करते हैं, और इनका मैक्सिमम पार्ट पानी के बाहर होता है। धीरे धीरे ट्रांसपिरेशन की वजह से पूरे लेक के पानी को सुखा देते हैं, और लेक में दलदल बन चुका होता है ना। तो स्वीट मेडो स्टेज के बाद क्या आ जाता है, ये मार्स मेडो स्टेज आती है, और उसके बाद दलदल बन चुका होता है। अब क्या होता है, पानी सूख जाता है,
सूखने के बाद वुडलैंड मतलब थोड़ी झाड़ियों जैसे स्पाइनी और बुशी टाइप के प्लांट आ जाते हैं, फिर हजारों साल के बाद उनमें ट्रीज आ जाते हैं, और लेक जहां थी वहां पे लेक खत्म हो चुकी होती है और वहां पर प्लांट डोमिनेट करने लगते हैं। इस तरह से इस सक्सेशन को हम लोग हाइड्रार्क या हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। समझ आ गया क्या? यस सर। पक्का समझ में आ गया? जी सर, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सीक्वेंस लिखवा देता हूं, बस आप उतना याद कर लेना, आपका क्वेश्चन होता है। जितने मैं एग्जांपल बताऊं उतने एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, उससे बाहर आपको नीट में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपको उतने याद होने चाहिए। आप देखना बार बार वही घुमा घुमा के पूछा गया। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे चलता हूं, आपको दिखाता हूं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब देखो हाइड्रोस्फीयर स्टेज में, अब मैं एक एक स्टेज और उसका एग्जांपल बताते जाता हूं। सबसे पहले आती है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में इसका एग्जाम्पल क्या है ये आपको याद रखना पड़ेंगे। दीजिए डाइएटम डायटम्स, ठीक है, दीजिए हो गया, डायटम्स हो गया, और ग्रीन एल्गी। है ना, ये इसके रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए। सॉइल, इसमें इसमें पिक्युलिटी कुछ जो मैं पॉइंट्स बस बुलेट के फॉर्म में आप नोट करते हो। सबसे पहला है soil have very low pH value। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। soil have very low pH value which is less than 5। soil have very low pH value which is less than 5। next point, they multiply and grow, they multiply and grow with very fast pace, they multiply and grow with very fast pace। ठीक है, अब देखिए अगला आता है, सेकंड है देखो, सेकंड है रूटेड सबमर्ज्ड स्टेट। रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। रूटेड सबमर्ज्ड जो स्टेज आती है, इसके जो एग्जांपल हैं ये दो हैं, तीन है। एक है हाइड्रिला, ये प्लांट तो आपने पढ़ा होगा, है ना, रिप्रोडक्शन में पढ़ा है ना, हाइड्रिला, यस सर। वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया और यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, तो नोट करेंगे डेथ एंड डिकम्पोजिशन of phytoplankton, death and decomposition of phytoplankton develop, death and decomposition of phytoplankton develop
soft mud at the bottom of pond. Develop soft mud at the bottom of pond. Death and decomposition. Develop soft mud at the bottom of pond. Right? एक सेकंड दो मुझे भाई, give me just 1 second. Death and decomposition of phytoplankton develop soft mud at the bottom of plant. Next, सर बॉटम ऑफ क्या बोला आपने? bottom of pond. यस. ठीक है. Mud coming from, अब बाहर से मिट्टी आ रही पॉन्ड में. Mud, next point है mud coming from outside. Mud coming from outside make it shallower. Mud coming from outside make it shallower. Next, death and decay of these plants. Death and decay of these plants. Death and decay of these plants. Make water, death and decay of these plants make water more shallower. एग्जाम्पल आप इसके लिख चुके हैं, हाइड्रेला, वेलेस्नेरिया और यूट्रिकुलेरिया. सर लास्ट वाले पॉइंट में भी ये लिखना है डेथ एंड डीके ऑफ दीस प्लांट्स. हाँ बिल्कुल, सबका डेथ एंड डीके जैसे जैसे होता जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता जाएगा, सॉइल बढ़ती जाएगी, है ना, और क्या होता जाएगा, वाटर ज्यादा शैलोर होता जाएगा. ठीक है. डेथ एंड डीके ऑफ दिस प्लांट मेक वाटर मोर शैलोअर. अब थर्ड स्टेज पे क्या आता है, हम लोगों ने पढ़ा रूटेड फ्लोटिंग स्टेज. रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, इसमें वो प्लांट आएंगे जिनकी रूट तो होंगी अंदर लेक के बेस पे, है ना, लेक की फ्लोर पे, लेकिन उनकी लीव्स बाहर की तरफ, जैसे ट्रापा, है ना, सिंगाड़ा जिसको बोलते हैं ना, ट्रापा. तो ट्रापा क्या करता है, वो बाहर की तरफ, उसकी रूट तो क्या पे होती है, पॉन्ड में नीचे की तरफ होती है, लेकिन उसकी लीव्स वगैरह ऊपर की तरफ तैरती रहती हैं. तो इसका एग्जाम्पल है नीलंबो कमल जो होता है. सर आपने सिंघाड़े का इंग्लिश का क्या बताया? ट्रापा बोलते हैं, मैं लिखा देता हूँ, नीलंबो. सर उसको तो वाटर चेस्टनट बोलते हैं ना? अरे वो तो अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा. अच्छा, तो अभी आप पता नहीं हिंदी बता रहे थे, मुझे लगा आप इंग्लिश में बता रहे थे. ये एक्चुअली इसका टेक्निकल नेम यही है, ट्रोपा. ठीक है. और अजोला. ठीक है. नीलंबो कमल हो गया, ट्रोपा सिंगाड़ा, है ना, और अजोला, अजोला आप जानते हो वाटर फंड इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग पढ़ ही चुके हैं. ठीक है. तो ये इसके एग्जाम्पल हैं. अगला पॉइंट लिखो. बाय नाउ, अब इस समय तक क्या होता है, थर्ड स्टेज आते आते, बाय नाउ water depth is 2 to 5 feet. Water depth is 2 to 5 feet. By now,
water depth is 2 to 5 feet. अब मैंने आपको बताया था कि ये प्लांट वो होते हैं जिनमें नीचे राइजोम भी पाए जाते हैं, बड़े बड़े राइजोम भी पाए जाते हैं, इस तरह के राइजोम पाए जाते हैं, है ना, और प्लांट ऊपर की तरफ निकल आते हैं। तो नोट करेंगे, बाय नाउ plant colonize the habitat with rhizome. Plant colonize the habitat with rhizome. Next point, they all are rooted hydrophyte. They all are rooted hydrophyte with their leaves. They all are rooted hydrophyte with their leaves floating on surface. ठीक है, again they make water more shallower. पानी और कम होने लगेगा, 5 फीट से 2 फीट से भी कम होने लगेगा। अब अगला पॉइंट आ जाते हैं, तीसरी चौथी स्टेज क्या होती है? चौथी स्टेज है रीड स्वैम्प स्टेज। इससे क्वेश्चन 2 बार 3 बार पूछा गया, इससे एम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है कि एम्फीबियस स्टेज किसको बोलते हैं। इससे ये क्वेश्चन 2 बार मैंने देखा, एक बार एम्स में, एक बार नीट में भी। ठीक है, तो 4th नंबर पे रीड स्वैम्प स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज। इसमें स्टेज का सीक्वेंस और दूसरी चीज एग्जांपल, ये जरूर से जरूर याद रखिएगा। और अगर कुछ स्टेज, किसी स्टेज की कुछ पेक्यूलिटी हो तो उसको जरूर से याद रखिएगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये टॉपिक है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है नीट में। नोट करेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियस स्टेज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियस स्टेज as the plant community. This is also called amphibious stage as the plant community is rooted, but most of the part, plant community is rooted, but most of the part remains outside of, most of the part remain outside of water. नेक्स्ट, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल यहाँ पे कौन से प्लांट इस स्टेज में आएंगे? एक तो है टाइफा, टाइफा एक प्लांट है, ये आता है इस स्टेज में। सेजिटेरिया, ये प्लांट आता है, और ये मेन प्लांट है ना। नोट करें, टाइफा एंड सेजिटेरिया आर चीफ प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे, दे हैव well developed rhizome, they have well developed rhizome and form dense vegetation. They have well developed rhizome and form dense vegetation. ठीक है, 5th स्टेज पे आ जाते हैं। व्हाट इज द 5th स्टेज? 5th स्टेज को हम लोग बोलते हैं सेसमेडो स्टेज। सेसमेडो स्टेज। अब सेसमेडो स्टेज में क्या होता है? सेसमेडो स्टेज में देखो क्या होता है कि इस स्टेज में अब ऑलमोस्ट पानी सूख चुका होगा, सिर्फ बीच में पानी बचेगा पूरे पॉन्ड में। नोट करेंगे, दे फॉर्म मैट लाइक वेजिटेशन टूवर्ड द सेंटर।
they form mat like vegetation towards the center, and they have much branched rhizome. They have much branched rhizome. Next point, अगले important चीज है, they have high rate of transpiration. They have high rate of transpiration. तो इनकी rate of transpiration बहुत ज्यादा तेज होती है. They have high rate of transpiration, which causes much loss of water, which causes much loss of water. Next point. अब इसके एग्जाम्पल क्या है, कौन प्लांट होते हैं जो इस स्टेज में आते हैं? साइप्रस और जंकस दो प्लांट होते हैं, साइप्रस एंड जंकस. साइप्रस और जंकस आते हैं प्लांट इस स्टेज में. एक और पॉइंट लिख लीजिए, these mesoc condition approach the area. Sorry, So these thus not these. Thus mesoc condition ट्रांसपिरेशन की वजह से है ना. तो मार्ची कंडीशन खत्म हो जाता है. मेसिक कंडीशन का मतलब होता है मीजोफाइट्स होती है ना, तो जो लैंड में पाए जाते हैं. तो मीजोफाइट्स ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पे वाटर एबंडेंट होता है लेकिन मड नहीं होता है, सॉइल होती है. ठीक है, तो मीजोफाइट्स ऐसे पाए जाते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पे पाए जाते हैं जहां पे हम लोग रहते हैं ना. यहाँ पे जो प्लांट पाए जाते हैं, तो मीजोफाइट्स वो होते हैं जो जहां पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है. दे शेड देयर लीफ इन ऑटम सीजन, राइट. तो ऐसे प्लांट को हम लोग मीजोफाइट्स कहते हैं. ठीक है. नाउ thus mesoc condition approach the area, and mesoc condition approach the area and marshy vegetation disappear, and marshy vegetation disappear gradually. Next, sixth. The sixth one is woodland stage. Stage. अब वुडलैंड स्टेज में आते हैं. तो वुडलैंड स्टेज क्या होती है? Soil become drier. Soil become drier at the most time of year. तो आपने देखा होगा कुछ गड्ढे होते हैं जहां पे सिर्फ बारिश में पानी भरता है, वरना नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली टाइम पे होता है, नॉर्मली टाइम पे वहां पे यही रहता है ना. एक सेकंड दो मुझे जरा. अब वुडलैंड स्टेज में कौन कौन से प्लांट आते हैं? वुडलैंड स्टेज में पॉपुलस, अल्नस. तो सबसे पहले जब जंगल आएंगे तो उसमें पॉपुलस और अल्नस ये दो प्लांट आते हैं, है ना. तो सॉइल बिकम ड्रायर फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ ईयर. नेक्स्ट पॉइंट, ये एग्जांपल लिख लीजिए.
area is invaded by terrestrial plant. Area is invaded by terrestrial plant, which are mainly shrub. Underline करो, which are mainly shrub. तो वुडलैंड स्टेज में मेनली कौन आएंगे? श्रब आएंगे, which are mainly shrub. That comes forest stage. फॉरेस्ट स्टेज. अब फॉरेस्ट स्टेज में कौन कौन आते हैं नोट करेंगे. दिस इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी. तो फॉरेस्ट स्टेज इसकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी. दिस इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी. नेक्स्ट पॉइंट, woodland community is rapidly invaded by several trees. Woodland community is rapidly invaded by several trees. अब एग्जाम्पल इसमें होगा अल्लस और क्वार्कस. ये है अल्मस, ठीक है ना, याद रखना ऊपर अल्लस है, ये है अल्मस और दूसरा QUERCUS क्वार्कस. तो ये था हमारा क्या, हाइड्रोसियर और सक्सेशन इन वाटर. समझ आ गया क्या आपको? Yes, sir. ये भले ही आपको थोड़ा अजीब सा लगता हो पढ़ने में, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं. और मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, है ना. अगर क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाई देता है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो इन एग्जाम्पल से बाहर है, वैसे मैंने कोशिश की है कि जो एग्जाम्पल पूछे आते हैं सब कवर करूं, है ना. लेकिन आप भी समझते हो कि एग्जाम्पल का कवर कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो फिर भी आपको करना क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ें तो ध्यान रखें क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल पूछा गया है नीट में. अब ये प्रैक्टिस करने का यही फायदा होता है, क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल पूछा गया जो हमारे पास नहीं है, और अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो उसको वहां पे नोट डाउन करें. ठीक है, तो यही एक तरीका होता है जिससे आप बाकी वो क्वेश्चंस जो आपसे बच सकते हैं उनको भी आप कवर करें, है ना. एग्जाम्पल, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ एग्जाम्पल इन योर मेडिकल एग्जामिनेशन इन योर 11th-12th कोर्स करिकुलम. तो उससे बाहर के एग्जाम्पल होते नहीं है. ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बहुत बाहर से एग्जाम्पल पूछ दिया जाए. मोस्टली एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के होते हैं, बट सम टाइम दे आस्क एग्जाम्पल, है ना, फ्रॉम आउटसाइड एज वेल. लेकिन वो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल होते हैं जिनको कि हमने आपने डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा. ठीक है, तो चैप्टर खत्म. अच्छा अभी कहाँ खत्म बेटा, सबसे बड़ा चैप्टर ही है ये पॉपुलेशन के बाद. दूसरा है, ये तो हाइड्रोसियर हो गया. अब हम पढ़ते हैं जीरो सियर, है ना. जीरो सियर क्या होता है? मतलब सक्सेशन इन वेयर, ड्राई एरिया, है ना, रॉकी एरिया. तो जैसे मैंने आपको कहा कि जीरो सियर कहाँ पे होगा, जीरो सियर होगा तो लद्दाख टाइप वाले एरिया में जीरो सियर स्टार्ट होगा, जहाँ लाइफ है ही नहीं है, लैंड है, बैरन लैंड है, डेजर्ट है जहाँ पे. तो जीरो सियर और जीरो सियर ऑन रॉक्स. ठीक है, या इसी को हम लोग लिथोसियर भी कहते हैं. तो आपको जो इतने घने जंगल दिखाई दे रहे हैं ये जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में, हिमाचल में, ये सब ऐसे ही स्टार्ट हुए होंगे. तो इनमें सक्सेशन हुआ होगा और जीरो सियर से ही कहानी शुरू हुई होगी. ऐसे धीरे करते करते आपको यहाँ पे वेजिटेशन आज की डेट में दिखाई दे रही है. ठीक है, अब जीरो सियर में कौन कौन आता है, कैसे कैसे होते हैं, चलो स्टार्ट करो. सबसे नोट करो, जीरो सियर में द ओरिजिनल सबस्ट्रेटम, जहां पे सक्सेशन स्टार्ट होता है, द ओरिजिनल सबस्ट्रेटम is deficient in water and lack, original substratum is deficient in water and lack any organic matter, and lack any organic matter.
comma, having only mineral, which are present in disintegrated state, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो आता है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आएंगे लाइकेन। तो लाइकेन में भी कौन आएंगे? तो पहले सबसे स्टेज है क्रस्टोस लाइकेन स्टेज। अब क्रस्टोस लाइकेन क्या होते हैं? पढ़ा याद है ना क्रस्टोस लाइकेन, या भूल गए? सो याद है। याद है ना? इस तरह का जो गोल गोल होता था ऐसा। यस सर। हाँ, तो इस तरह के ये गोल गोल वाले, इस तरह वाले लाइकेन आएंगे सबसे पहले, इस तरह वाले, है ना? ये इस तरह के लाइकेन्स आ जाएंगे। तो ये जाके क्या होंगे? रॉक्स में चिपक जाएंगे। जब ये चिपक जाएंगे रॉक्स में, तो रॉक्स में चिपकने के बाद ये क्या करेंगे कि अपने बॉडी से किसी किसी तरह का केमिकल सीक्रेट करते हैं, जिससे रॉक ब्रेक हो जाएगी, है ना? तो नोट करिए। अब देखो यहाँ पर ये कौन कौन से अच्छा आएंगे, एग्जाम्पल याद रखना। राइजोकार्पॉन और रिनोडिया का एग्जाम्पल है। एक लाइकेन क्रस्टोस लाइकेन में जो आता है सक्सेशन में RHI ZO राइजोकार्पॉन, और दूसरा है रिनोडिया। राइजोकार्पॉन और रिनोडिया ये क्रस्टोस लाइकेन स्टेज में आते हैं, ठीक है ना? अब देखो राइजोकार्पॉन और रिनोडिया वहां पे चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद क्या करते हैं? वही मैंने कहा कि वो अपने जो बेस वाला पार्ट होता है उससे कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं कि कैटाबॉलिकली उसको ब्रेक करने का, रॉक को ब्रेक करने का काम करते हैं। और ये मरते भी जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? कुछ सॉइल के पार्टिकल ऐड करते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर साथ में और उसमें ऐड करते हैं, मॉइस्चर ऐड कर देते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं। ऐसे एक बहुत पतली सी सॉइल की लेयर बनने लगती है ऐसी जगह पे जहां पे सॉइल जैसी कोई चीज है ही नहीं, ठीक है? नोट करो। सबस्ट्रेटम इज colonized by lichen, comma, it is poor in moisture and organic matter. It is poor in moisture and organic matter, comma, extreme temperature extreme temperature exist in these areas. Extreme temperature exist in these areas. एग्जाम्पल आपको मैंने लिखा दिया। नेक्स्ट, they produces acid and causes withering of rock. They produces acid and causes withering of rock. Next point, they add dead organic matter. They add dead organic matter to soil. अब क्रस्टोस के बाद दूसरी स्टेज आएगी फॉलियोज लाइकेन स्टेज। फॉलियोज लाइकेन स्टेज। अब देखो फॉलियोज लाइकेन स्टेज कैसे आएगी। तो इसका पहले मैं आपको एग्जांपल बता दूं। इसका एग्जांपल है परमेलिया और डर्मेटोकॉर्पॉन। परमेलिया और डर्मेटोकॉर्पॉन।
सो ये भी हमने 11th में पढ़ा था। हाँ, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था परमेलिया। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दे नोट करेंगे। नाउ द lichen which look like thallus, now the lichen which look like thallus invade the area. Now the lichen which look like thallus invade the area. Next point. They can absorb and retain. They can absorb and retain the moisture. They can absorb and retain the moisture. Next point. They develop, important underline करेंगे, they develop a fine thin layer of soil on rock surface. They develop a fine thin layer of soil on rock surface. Next, moss stage. Moss stage. अब मॉस स्टेज क्या होती है? नेक्स्ट पॉइंट, मॉस स्टेज में दो आएंगे, पॉलीट्राइकम एंड ग्रीमिया. Polytrichum and Gremia. ये कई सारे लोग भाग गए भाई, ये तो इतना झेल नहीं पाए इसको. पॉलीट्राइकम एंड ग्रीमिया, तो इसके एग्जांपल नोट करेंगे. दे compete with lichen. अब ये lichen को compete करके सक्सीड करेंगे, उनको वहां से हटा. दे compete with lichen. नेक्स्ट पॉइंट, due to death and decay. They compete with lichen due to death and decay. Further addition of due to death and decay, further addition of organic matter takes place, and thickness of soil increases. And thickness of soil increases. अब क्या होगा? ये आ गया मॉस स्टेज आ गई. अब आती है फोर्थ वन, दैट इज हर्ब स्टेज. अब मॉसेस के बाद हर्ब्स आ जाएंगे. हर्ब स्टेज. अब देखो इस हर्ब स्टेज में कौन कौन आएगा. हर्ब स्टेज में दो चीजें आएंगी, एरिस्टिया एंड पोआ. ये दो एग्जांपल है, एरिस्टिया एंड पोआ. अब क्या होगा, इस समय हर्बेसियस प्लांट आ चुके होंगे, यहाँ पे सक्सीड कर चुके होंगे, मतलब अब एक्चुअल में वेजिटेशन आ चुकी है. तो नोट करेंगे, द ग्रोथ ऑफ सम हर्ब causes, sorry, herbaceous wheat, the growth of some herbaceous wheat which in turn herbaceous wheat herbaceous Weed ना, weed. हाँ, ये wheat वही वाला, समझ गया ना.
herbaceous, good, समझदार हो तुम। Growth of some herbaceous weed which are chiefly in turn being followed by biennials and perennial, followed by biennial and perennial। तो पहले हर्बेसियस वीड आएंगे, फिर कुछ बाइनियल्स आएंगे, फिर कुछ एनुअल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, हैबिटेट चेंजेस with xeric condition। अब चारों तरफ हैबिटेट में प्लांट के इंपैक्ट की वजह से तो विद कौन सी कंडीशन? xeric कंडीशन, मतलब वही जीरोफिटिक कंडीशन, मतलब डेजर्टिक कंडीशन जैसी जो कंडीशन वहां पे थी चारों तरफ हैबिटेट में, अब वो चेंज हो चुकी हो। ठीक है, श्रब स्टेज। अच्छा, लद्दाख वाला पार्ट देखा हुआ है? जास्कर वाला पार्ट देखा हुआ है? यस है ना? तो देखो जास्कर वाले पार्ट में कुछ है क्या वेजिटेशन? है? नो सर, नहीं है ना? लेकिन वहीं पे तुम उस तरफ थोड़ा सा और आगे जाओगे, नुब्रा वैली वगैरह है? वहां पे तुम्हें नहीं देखा सर, वो वाला रीजन देखा है। अच्छा, तो नुब्रा वैली उसके आगे पड़ेगा, है ना? पिन वैली, नुब्रा वैली। तो उन वैलीज में क्या है? श्रब स्टेज, हर्ब स्टेज, ये पहुंच चुकी है। वहां पे आपको वेजिटेशन मिल जाएगा, श्रब मिलेंगे, हर्ब्स मिलेंगे। ठीक है, एनुअल हर्ब्स, लार्ज ट्री आपको नहीं मिलेंगे बस। ठीक है, लेकिन ये हर्ब और श्रब स्टेज आपको मिल जाएगी वहां पे। तो देखो सक्सेशन आप देख सकते हो, अगर आपको आइडिया है तो आप फील कर सकते हो कि यस सक्सेशन हुआ होगा और हो रहा है अभी। ठीक है, लेकिन ये इतनी ग्रेजुअल प्रोसेस है कि हम आप इसको फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, क्योंकि इसको 100 साल थोड़ा लगता है, इसको 1000 साल लगते हैं होने में। ठीक है, हजारों साल इनफैक्ट लगते हैं। ठीक है, यस सर। श्रब स्टेज है ना। अब श्रब स्टेज में कौन कौन आएगा? एक श्रवाती रस, RHUS, रस, और फाइटोकार्पस। है ना, नोट करेंगे। मच एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस next point, soil is enriched by these shrubby growth. Soil is enriched by these shrubby growth. Next, So enriched by these shrubby growth, मतलब ये इतने सारे श्रब्स होंगे, उसको हर श्रब्स उसको घेर लेंगे, फिर उनकी डेथ होगी, तो वो क्या करेंगे? और ह्यूमस को एड ऑन करने का काम करेंगे। लास्ट, यहां पर भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या हो गई? फॉरेस्ट स्टेज। नोट करेंगे। Some xerophytic plant invade this area. Some xerophytic plant invade this area. अब xerophytic plant कौन होते हैं? अकेसिया है कि नहीं? क्या है? xerophytic plant ही तो है। Some xerophytic plant invade the area. Next, they increase humus. They increase humus content in area. By this way, soil favors. By this way, soil favors arrival of. By this way, soil favors arrival of more tree and vegetation, and finally habitat becomes
Mesophytic. Finally, habitat becomes mesophytic. Clear भाई? Yes. आप मुझे एक सेकंड दो मुझे पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। मैं काम करता हूँ कि शायद साइकिल, न्यूट्रिशनल साइकिल मेरे पास है ना? मैं अभी निष्कर्ष जी को भेज देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ, वो आप नोट नहीं करो। वो आपको साइकिल मेरे हैंड रिटन है ना? वो आपको साइकिल अगर नहीं भी होंगे तो भी मैं स्कैन करके भेज दूंगा, और मोस्ट प्रॉब्ली अभी स्कैन भी होंगे मेरे पास, तो वो मैं अभी के अभी भेज देता हूँ। तो निष्कर्ष जी से आप वो ले लेना, बायो जियो केमिकल साइकिल से। 4 ही साइकिल है, तो चारों साइकिल लेकिन नीट के लिए इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिएंट साइकिल जिनको आप बोलते हो। आई थिंक इट मस्ट बी विद मी। राइट, इकोलॉजिकल साइकिल आई हैव इट। अरे वाह! तो मैं तुम्हें पूरा एक नोट्स भेज रहा हूँ, ये 8 पेज का है और मेरा ही लिखा हुआ है, ठीक है? और नहीं, यस, मैं आपको एक नोट्स भेज रहा हूँ, ठीक है ना? निष्कर्ष जी को इनफैक्ट मैं एक नोट्स भेज रहा हूँ। तो ये वाला चैप्टर कितने दिन में खत्म होगा? खत्म हो गया, साइकिल खत्म, बस पॉल्यूशन पर बचा। तो मैंने बोला था सर, आपने नहीं क्यों बोला था क्या? सर? चैप्टर खत्म? अरे खत्म कहाँ हुआ, हो मतलब आज हो जाएगा ना, ये कह रहा हूँ मैं। अच्छा, ओके ओके सर। तुम कह रही थी खत्म हो गया क्या? यस, मतलब मैं पूछ रही थी कि आखिरी टॉपिक चल रहा है ना, वही जो हम कर रहे थे एक अभी। पॉल्यूशन तो बचा हुआ है ना? हाँ, ये मतलब टॉपिक है। देखो, मैं निष्कर्ष जी को एक भेज रहा हूँ, है ना? तो और जो और इसके बाद वाला चैप्टर है वो कितने दिन में खत्म होगा? मुझे लगता है वो छोटा चैप्टर है, 1 दिन में भी हो सकता है, 1 दिन में भी। मतलब अब आप समझो आपका सिलेबस हो गया है। सर तो सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन करवाएंगे? जैसी आप लोगों की इच्छा, क्या चाहते हो बताओ? अच्छा, तुम मतलब लोग क्या, अभी जो नवंबर में एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस का तो रिवीजन हो ही जाए, अच्छा रहेगा। अपनी इच्छा बस प्रकट करिए आप लोग। सर मैंने तो आपको बोला था ना कि आप मतलब पैटर्न बेस्ड रिवाइज कराएंगे, तो आपने कहा था हाँ अरे कराएंगे। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो मैथिली? आई एम ऑलवेज हियर। यस सर, देखो, मैं टेंशन नहीं है तो सर हाँ सर। बिल्कुल, टेंशन नहीं लो। देखो, लास्ट लास्ट ईयर भी तुम लोगों को अलग से कराया था कि नहीं मैथिली? तुमको खास फेल को कराया था, नहीं कराया था बताओ? आमना यस को भी सर। साथ में कराया था यस सर, तब। मुझे तो करवाया था। तब फिर उसको उसको भी कराया था, उस आदमी को कहाँ गया वो खास फेल? उसको मैंने बहुत पहले करवा दिया था पूरा हाँ सर, सिलेबस। इसको तो बहुत करवाया था। हाँ, तो तो वो फिर नहीं है अब बैच में? हम्म, पता नहीं, वो नहीं, वो बैच में है नहीं। आई डोंट नो, मतलब आया नहीं, कहाँ गया किधर नहीं गया। मैंने उसको बोला था कि ज्वाइन जरूर करना, और उसने मुझे मैसेज भी नहीं किया उसके बाद से। देखो, 1 मिनट को मैं दिखा देता हूँ सेम चीज, मैंने मिनिस्कर जी को सेंड कर दी, ठीक है ना? अगर वो भूल जाए तो आप उनसे ले लेना, ठीक है? यस। वैसे उनको याद रहता है, ओके सर। वैसे वो शेयर कर देते हैं आपके साथ। नहीं करे तो आप उनसे ले लेना, मतलब मैंने उनको लगे हाथ अभी हैंड टू हैंड उनको दे दिया है। और देखो, पोल्यूशन इसके बाद का चैप्टर है। और आप ये इकोलॉजी का, जिसको बच्चे हल्के में लेते हैं, है ना, बहुत लाइटली बच्चे ले लेते हैं, उन्हें लगता है अरे ठीक है यार, इकोलॉजी कौन पढ़ेगा, कोई पढ़ने वाली चीज होती है। और तुम क्वेश्चन पेपर खोल के देखना, तब तुम्हें समझ में आएगा कितने इकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं।
तरीके ये रोटेट होगा नहीं होगा, देखो मैं ट्राई करता हूँ, रोटेट होकर जाना चाहिए। हो गया। सर हम्म, सर तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम हफ्ते में एक चैप्टर को रिवाइज कर लें और उसके बाद में फिर आप उसका टेस्ट ले लें हफ्ते के आखिरी दिन में, क्वेश्चंस हमसे पूछ लें, मतलब एमसीक्यू टाइप। ऐसे कुछ किया जाएगा है ना, रिवीजन करा करके ऐसे कुछ करूंगा मैं, एक बार जरा निष्कर्ष जी से डिस्कस कर लूंगा है ना, क्या कैसे करना है, ठीक है। तो फिर मैं ऐसे करा दूंगा आपको, राइट, बट करा दूंगा, जी सर। रिवीजन करा दूंगा, नंबर तुम्हारे एकदम 100 में 100 ही आएंगे। देखो ये सल्फर साइकिल, ये सब आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मैंने ये निष्कर्ष जी को दे दिया है, ठीक है, तो आप ले लेना और आप पढ़ लेना, ठीक है। ये है सल्फर साइकिल है ना। तो देखो सल्फर साइकिल में क्या है कि देखो अभी क्या है कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो सर ओशन से। ना ओशन से नहीं स्टार्ट करेंगे, हाँ हाँ। देखो जो सल्फर पाया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्चुअली पाया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है ना, सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक फॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो एयर में सल्फर पाई जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एयर में जो पाई जाती है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक फॉग और वाटर के साथ में, रेन वाटर के साथ में, मतलब रेन एसिडिक रेन होती है और ऑब्वियसली रेन हमेशा एसिडिक ही होती है ना, चाहे वो माइल्ड हो चाहे वो ज्यादा हार्ड एसिडिक हो। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो एसिडिक फॉग और प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में जमीन पे आ जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड कुछ अमाउंट में अमोनियम सल्फेट में भी कन्वर्ट हो जाता है और ये अमोनियम सल्फेट भी प्रेसिपिटेशन के थ्रू सेटल डाउन हो जाता है। सॉइल में आने के बाद प्लांट की रूट इसको ले लेती है और सल्फर के अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती है। प्लांट से ये जो सल्फर कंपाउंड है ये जाते हैं एनिमल्स की बॉडी में फूड के थ्रू। अब एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं तो इनका डिकम्पोजिशन होता है, या प्लांट जब डेड हो जाता है तो इसका भी डिकम्पोजिशन होता है। तो डेड एंड डिकम्पोजिशन होने की वजह से ये डिके होकर के सल्फेट सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लांट दोबारा इस सल्फेट सॉल्ट को ले लेते हैं और एक साइकिल तो यहां पे चलने लगती है कि सल्फेट सॉल्ट प्लांट से फिर से वापस आ गए। कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो मैटर ये होते हैं आपके सल्फर बैक्टीरिया जैसे हो गए, तो सल्फर बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट करते हैं, H2S में कन्वर्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट होते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड इज हाईली पॉइजनस गैस, कलरलेस, रॉटन एग स्मेल ऐसे होती है, तो सब तुम्हें पता ही है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। सल्फर डाइऑक्साइड व्हाट अगेन एयर में जाता है, ऑक्सीडाइज होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और फिर से एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे एसिड रेन होती है। अब देखो यहां पर क्या होता है, ओशंस में रॉक है, जमीन पे ओशंस के बेस पे रॉक्स है, रॉक्स में ये सेडिमेंट के फॉर्म में ओशंस में पाई जाती है सल्फर। सल्फर क्या होता है, डाइमेथाइल सल्फाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वहां पर बहुत सारे कौन पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बहुत सारे एल्गीज पाए जाते हैं, ग्रीन एल्गी। वो क्या करते हैं, इन रॉक से जो सल्फर घुल घुल करके पानी में आता है उसको डाइमेथाइल सल्फाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड देखो मरीन एल्गी एमिशन, तो मरीन एल्गी क्या करते हैं, इस सल्फर को लेते हैं और डाइमेथाइल सल्फाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। जब डाइमेथाइल सल्फाइड ये बाहर आता है ना एटमॉस्फेयर में, तो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ सल्फर का एडिशन वॉल्केनिक एरप्शन से भी होता है, जब वॉल्केनो एरप्ट होते हैं तो उनसे भी सल्फर बाहर निकल के आता है। कुछ सल्फर सॉल्ट और रॉक के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है और कुछ सल्फर डाइऑक्साइड एयर में उसके पोल्यूशन के साथ में चली जाती है। इस तरह से सल्फर का साइकिल चलता है। बताओ क्लियर है? यस सर। सल्फर साइकिल में ह्यूमन का इंपैक्ट क्या है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल। देखो BS6 आ गया, तो BS6 इंजन क्या कहते हैं,
सल्फर के एमिशन को कम कर दिया गया। बहुत सारी कंपनीज ने डीजल गाड़ी बनाना बंद कर दिया क्योंकि वो उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। समझ आया कि नहीं आया? देखना जाके, मारुति ने बंद कर दिया डीजल कार बनाना ही बंद कर दिया। मारुति की कोई डीजल कार आती नहीं है, आपको मिलेगी नहीं मार्केट में। क्यों? क्योंकि उनके जो इंजन थे उसको BS6 में कन्वर्ट नहीं कर पाए, डीजल इंजन को। सल्फर का एमिशन सबसे ज्यादा डीजल इंजन से होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एमिशन सबसे ज्यादा किससे होता है? पेट्रोल इंजन से। ठीक है, यस सर, समझ आ गया? यस अब सर। देखो, अगर तुमको इससे मैं कहीं हिंदी में लिखा मिले, सो डोंट गेट कंफ्यूज। एक्चुअली ये सेम चीज है, आपके चारों चैप्टर ना हम लोग यूपीएससी वालों को भी पढ़ाते हैं, बेसिक्स है उनका ये। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी करके उनके सिलेबस में एक चैप्टर आता है यूपीएससी के मेंस में। बस इन्हीं सब जगह साइंस वाले बाजी मार जाते हैं यूपीएससी में। देखो नाइट्रोजन से, अब देखो नाइट्रोजन साइकिल जो है यहाँ पर, ये तो आपको आता होगा, सबको पता है ना नाइट्रोजन साइकिल। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू प्लांट में आ गई, है ना? और क्या होता है? ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन, तो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के थ्रू क्या हुआ? नाइट्रेट्स इन सॉइल में कन्वर्ट कर दी गई, मतलब उसमें फर्टिलाइजर वगैरह में कन्वर्ट कर दी गई। डीनाइट्रिफिकेशन से फिर से एटमॉस्फेयर में वापस चली गई। प्लांट इस नाइट्रेट सॉइल को, मतलब इंडस्ट्रियल जो नाइट्रोजन है, जो फर्टिलाइजर वगैरह उसको यूज करते हैं, और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको भी यूज करते हैं। प्लांट नाइट्रोजन लेके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अमीनो एसिड क्या करते हैं? हम आप ले लेते हैं, और हम आप या तो एक्सक्रीशन के थ्रू या हमारी बॉडी के डिकम्पोजिशन के थ्रू या अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। यही हाल प्लांट का भी है, डिकम्पोजिशन के थ्रू या अमोनिफिकेशन के थ्रू, है ना? अमोनिया में, मतलब सॉइल में पत्तियां गिर गई, पत्तियां डिकम्पोज हुई और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये अमोनिया इन सॉइल, तो सॉइल में अमोनियम पाई जाती है। अमोनियम का नाइट्रिफिकेशन होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाती है। नाइट्राइट का फिर से नाइट्रिफिकेशन होता है और ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। प्लांट को यही नाइट्रेट चाहिए, या तो प्लांट इसको ले लेते हैं और या इसका डीनाइट्रिफिकेशन होकर के दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है। क्लियर? यस सर। अब देखो इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन इन नाइट्रोजन साइकिल। We add nitrogen by burning of fuel in terms of NO2 gas and HNO3 causes acid rain। तो हम क्या करते हैं? पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं, उससे NO2 निकलती है, बाइक से भी NO2 निकलती है, तो NO2 जाकर के एटमॉस्फेयर में गई और HNO3 के फॉर्म में, नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में एसिड रेन में नीचे आ जाती है। नेक्स्ट, we add NO2 through anaerobic waste and fertilizer, है ना? इट डिप्लीट O3, मतलब इससे क्या होता है? ओजोन डिप्लीट हो रही है। NO3 इन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लीचेस एंड पोल्यूट द ग्राउंड वाटर। कुछ लीच आउट होकर NO3 नीचे चली जाती है और ये ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देती है। वी रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ NO2 बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, है ना? जो आग वाग लग जाती है उससे। वी एड एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन इन एक्वेटिक सिस्टम बाय सीवेज वेस्ट। साबुन से, आपके वॉशिंग मशीन से, नहाने वाले साबुन से नाइट्रोजन के सॉल्ट पहुंच जाते हैं और सीवेज वेस्ट से पहुंच करके लेक और पानी को पोल्यूट करते हैं। वी रिमूव नाइट्रोजन फ्रॉम द टॉप सॉइल बाय हार्वेस्टिंग नाइट्रोजन रिच क्रॉप्स। कौन सी? लेग्यूमिनस प्लांट वगैरह, दालें वगैरह, उन क्रॉप को हार्वेस्टिंग से भी नाइट्रोजन को रिमूवल होता है टॉप लेयर से। कार्बन साइकिल देख लो भाई, एटमॉस्फेयर रिजर्वायर है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया फिक्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो कीमोसिंथेसिस के थ्रू और फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बैक्टीरिया फिक्स करने का काम करते हैं। फिर बैक्टीरिया डिकम्पोज होते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं तो वापस फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाती है। इधर वाला देखो, प्लांट कैसे लेते हैं? फोटोसिंथेसिस से फिक्स कर लेते हैं और रेस्पिरेशन और उनके डिकम्पोजिशन से, डिके की वजह से फिर से वापस चली जाती है ना? नेक्स्ट समझो, अब प्लांट का फॉसिलाइजेशन होता है, कोल या पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन। अर्थ के रॉक में कुछ अमाउंट में कार्बन पाया जाता है, ये कार्बन से रिएक्ट करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम और बनाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। इन कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट को बहुत कम अमाउंट में प्लांट की रूट ले लेती हैं और इनको ऐड कर देती है एटमॉस्फेरिक कार्बन में। ठीक है, फॉसिलाइजेशन होता है, कोल पेट्रोलियम बनता है, हम आप क्या करते हैं? इसका कंबशन करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली गई। एनिमल्स के फॉसिल बनते हैं,
ये भी पेट्रोलियम में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। एनिमल्स की बॉडी में जो इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स पाए जाते हैं, है ना, ये डिके होते हैं या रेस्पिरेशन के थ्रू फिर से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ये हमारी कार्बन साइकिल हो गई। समझ आ गया? ह्यूमन इम्पैक्ट, यस burning of fossil fuel at large amount of CO2, है ना, cleaning of tree and other plant, excess of CO2 addition, ये ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज कर रही है। रुको, एक और साइकिल इसको भी पढ़ लो, रोटेट कर देता हूँ उसको भी। ये उल्टा सीधा कैसे आ गया समझ नहीं आया मुझे। देखो अब फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस मेनली पाया जाता है हमारे प्रोटोप्लाज्म में, एनिमल के प्रोटोप्लाज्म में और प्लांट के प्रोटोप्लाज्म में। प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से आता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में जो फॉस्फेटाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये इसको डिसॉल्व फॉस्फेट में, मतलब सॉइल में डिसॉल्व कर देते हैं। एनिमल एक्सक्रीशन से या एनिमल्स की बोन के डिकम्पोजिशन से भी ये डिसॉल्व फॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और धीरे धीरे जा करके ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें मरीन सेडिमेंट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है। इरोजन के प्रोसेस के थ्रू सॉइल क्या होती है, ये जो फॉस्फेट होता है डिसॉल्व फॉस्फेट के फॉर्म में इकट्ठा होती रहती है। आप जो मरीन सेडिमेंट है उससे क्या होता है, उसमें ये धीरे धीरे जो मरीन सेडिमेंट है ये फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहाँ पे? जमीन पे। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? गुआनो डिपॉजिट्स बोलते हैं, है ना, और ये फॉस्फेट रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉस्फेट रॉक का फिर से इरोजन होता है, कहाँ पे? ओशंस में। इरोजन से फिर से डिसॉल्व फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या बचा? हाँ, ये जो डिसॉल्व फॉस्फेट है ये फिर से प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस में कन्वर्ट होता है, मतलब प्लांट के प्रोटोप्लाज्म बनने में, और फिर से प्लांट में चला आता है। दैट्स हाउ द फॉस्फोरस साइकिल टेक्स प्लेस। तो आई थिंक ये हमारी वो साइकिल थी, है ना। और बाकी आपके फायदे की बात ये है, ये देखो जो मैंने आपको अभी पढ़ाया ना, ये देखो ये एक डायग्राम बना हुआ है ना, ये डायग्राम भी आपको मिल जाएगा। चलो मैं रोटेट करके दिखाई देता हूँ तुम्हें, काम की बात तुम्हारे है। ये देखो, है ना, ये 1 नंबर 2 नंबर, इनमें कौन सा प्लांट है ये मैंने डाल दिया है। फॉरेस्ट स्टेज कौन सी है, और ये हिंदी में जो लिखा हुआ है वो तुम पढ़ भी नहीं पाओगे, इसलिए मत पढ़ना उसको। ये डायग्राम है उसका, किसका? जीरिक सक्सेशन का। सर पढ़ लिया, अपन अवस्था लिखा। क्या पढ़ लिया? सर पढ़ लिया? वन अवस्था लिखा है ना। हाँ अच्छा, क्या बताओ, वन अवस्था। चलो बहुत मुश्किल से टर्म्स मिलते हैं। ये देखो क्या बोलते हैं, जीरो शेयर रॉक से तुम्हें मिलेगा नहीं जो मैंने लिखा हुआ है। बताओ, पढ़ के बताओ क्या बोलते हैं हिंदी में। स्तूपकंताभी अनुक्रमण। हो गया। क्या लिखा बड़ा आपने? ही खतरनाक नाम है। इसको ढूंढने के लिए, अनुक्रमण तो लिखा है ना, अनुक्रमण तो लिखा है। अनुक्रमण सही है, ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। हिंदी वाले बच्चे ऐसे, उनको ये जीरो शेयर वगैरह नहीं समझ में आता हिंदी में, जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं, और बहुत ज्यादा अमाउंट में बच्चे होते हैं, इसीलिए बेचारों का सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। सर नीचे लिखा है लाइकेन अवस्था। सर लाइकिन का नहीं मिला हिंदी इसे वाला। बोलते हैं शुष्कांभी अनुक्रमण। बताया? वन अवस्था। देखो इसको क्या बोलते हैं, वुड लैंड स्टेज, कुंज चरण। सोचो मैंने कहाँ से खोजा होगा। रीड स्वम स्टेज, सर नरकुल वाकई। अनूप चरण, है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रीड फ्लोटिंग स्टेज, निभवन मुक्त खाली पादप चरण, रूटेड सबमर्ज्ड, जल निमग्न पादप चरण। ठीक है, चलो। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी फॉर टुडे, है ना, एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर दिस चैप्टर इकोसिस्टम। तो ये कंप्लीट हो गया, ये नोट्स आप ले लेना, इसी का प्रिंट आउट निकाल लेना साइकिल वाले का, है ना, क्यों बना होगे, इसको पढ़ लेना। बाकी मैंने आपको कराई दिया। एक चैप्टर हमारा बचा है पोल्यूशन, मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्लास में हो जाना चाहिए। और वैसे नेक्स्ट क्लास, हाँ एक पहले से बता देता हूँ, एक मिनट वो, नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? मंडे। मंडे है ना। और देखो घबराना मत, मैं क्योंकि अगले फ्राइडे रहूंगा नहीं, है ना, अगले फ्राइडे मैं जा रहा हूँ दिल्ली। ठीक है, तो अभी आप दिल्ली में नहीं सर है? अभी ये कहाँ हैं आप? अभी मैं घर में हूँ, घर में सर कहाँ? कानपुर। और ठीक है, अभी हम वहीं से आए हैं सर। अच्छा वहीं से आए हो।
बताओ, आना चाहिए तुम्हें हमारे घर? अच्छा, आपको भी आना चाहिए, बिल्लौर आ जाइए। वैसे भी आपने बताया था आपकी वाइफ का वहाँ पे घर है। बिल्कुल, मैं जाता रहता हूँ, हाँ मेरी वाइफ का घर है वहाँ पे। जी तो ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम आना तो बताना, आई विल डेफिनेटली कम। सो जी सर, इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। तो 15 को मतलब 15 को जो फ्राइडे पड़ेगा, तो घबराना मत, ये मत सोचना सर सिलेबस होगा, सर निकल लिए, ठीक है? तो 15, 16, 17, 18, 19 मतलब निष्कर्ष जी को मैं पहले कम्युनिकेट कर चुका हूँ, तो यहाँ तक मैं रहूंगा छुट्टी में, है ना? तो मतलब जो उसके बाद जो अगला मंडे के बाद जो फ्राइडे और अगला मंडे आएगा, उसमें मैं आपको नहीं मिलूंगा, ठीक है ना? उसके बाद फिर जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा, आई विल बी हियर, है ना? तो मतलब मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है? तो क्लासेस लेने लगूंगा, ओके 4-5 दिन के बाद छुट्टी ली बीच में, ठीक है? कुछ काम एक्चुअली मेरे, सो जी इस सर। बीच में छुट्टी ले रखी है, तो ये मत सोचना कि मैं गायब हो गया। सो आई विल बी देयर, है ना? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मंडे, मिलते हैं पहले, और यस, इस कंप्लीट करते हैं सिलेबस, ठीक है? थैंक यू सर। वेलकम, बाय थैंक बाय, यू टेक सर, केयर। बाय सर।